हमारे तकरीबन 24 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं। बाकी जो हजरात हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, आज की अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। आज की अच्छी बात बड़े छोटे से टॉपिक से रिलेटेड है। सिफारिश। सिफारिश कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो इशू है। ठीक है। सिफारिश मेरे नज़दीक तब करनी चाहिए जब आप राइट पे हों, जब आपकी कैपेबिलिटी इतनी हो कि आपने अपने बिहाफ पे काम पूरा कर लिया हो और आपको लग रहा हो कि शायद मुझे मेरा हक या मेरी कैपेबिलिटी के मुताबिक चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तब आपको सिफारिश करनी चाहिए। मेरे नज़दीक वो लोग लैगर्ड्स होते हैं, बिल्कुल फजूल किस्म के शायद लोग होते हैं जो खुद मेहनत नहीं करते और उनकी कोशिश होती है कि जनाब हमें जो रिवार्ड है वो सिफारिश की बेस के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा मिल जाए। मेरे नज़दीक उसकी अहमियत बिल्कुल नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं इस चीज़ सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप लोग या कोई भी बंदा अपने भी आपके ऊपर पूरी मेहनत करे। ठीक है। और अगर उसको कोई इशू आता है तो फिर वो आगे कोशिश करे कि जनाब यहाँ पे मैं अपना कोई रेफरेंस वगैरह यूज़ कर लूँ। ठीक है। तो ये मैसेज भी है, पैगाम भी है। ठीक है। और बाकी सबके लिए भी है। ठीक है। आगे पेपर्स आने वाले हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच भी करेंगे, सिफारिश करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सिफारिश आप लोगों की अपनी सिफारिश है। ठीक है। आप लोगों का खुद कह देना है। ठीक है। किसी के रेफरेंस के थ्रू बिल्कुल भी सिफारिश ना करवाएं। ठीक है। मैं सिफारिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कंसीडर करता। ठीक है। जो किसी दूसरे के थ्रू कहलवाते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो हर सेमेस्टर में यही करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना जहन में रखिएगा। ठीक है। कि सिफारिश उस वक्त करें जब आपने अपने तौर पे अपना काम पूरा कर लिया हो, जब आपको लगता हो कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है। जब आपने अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से कर लिया है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई इशू हो सकता है तो आप सिफारिश करें। ठीक है। आप सब लोगों के लिए ये पैगाम था। ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा जी, उसको थोड़ा सा दोबारा, जो लास्ट हमने सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उतनी देर में बाकी लोग भी जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ने की कोशिश की थी कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है। उसमें लॉसेस कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है। तो उसकी परशिबिलिटी के साथ उसकी उसके लॉस का क्या ताल्लुक है। उसके बाद उसमें किस तरह की डिटीरियोरेशन आती है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिटीरियोरेशन की हमने थोड़ी सी बात की थी। ठीक है। फिर हमने देखा था कि उसमें मैकेनिकल डैमेज या फिजिकल इंजरी किस तरह होती है। ठीक है। और जो भी हमारे पास जो हमारी फ्रेश प्रोड्यूस होती है उसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट उसकी फिजियोलॉजी है उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। ठीक है। कि उसमें चेंजेस कैसे आती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने हार्वेस्टिंग मेथड से रिलेटेड पढ़ा था कि कौन कौन से हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं जो कि फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल की आप हैंड से भी करते हैं, मैकेनिकली भी करते हैं। ठीक है। तो इनमें हमने 3 पोर्शंस अलग-अलग उसके बना लिए थे। ठीक है। पहली वो प्रोड्यूस थी। ठीक है। जो कि ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक होती है, जो जिनकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती। ठीक है। तो उनके लिए जो हैंड हार्वेस्टिंग है वो बड़ी अच्छी रहती है। ठीक है। दूसरी हमने कैटेगरी वो बनाई थी जिसमें जिसमें हमने कहा था कि इनका जो साइज़ होता है वो ज़मीन से ये बड़े होते हैं। ठीक है। इनका जो साइज़ है जी
वो ज़्यादा होता है। ये ज़मीन से थोड़े से हाइट पे होते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, लेकिन इसके लिए जो हैंड हार्वेस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती। ठीक है। उसके बाद हमने वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग से रिलेटेड भी पढ़ा था। ठीक है, कि उसमें भी हम कोई गोल्डन फोर्क वगैरह या कोई इस तरह की डिवाइस जो है ना वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रूट क्रॉप्स की हमने बात भी की थी। ठीक है। फिर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे जिससे हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ये भी था कि हम उस ट्री को या उस फ्रूट प्लांट को हम शेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें ट्री शेकर्स यूज़ होते हैं जो कि ट्री की ट्रंक को कैप्चर करके उसको उसको शेक करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो ज़मीन पे आ जाते हैं और उनको आगे फर्दर जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कैनवस शीट्स यूज़ होती हैं जो कि इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले ही लगा लेते हैं ताकि वो डायरेक्ट ज़मीन पे ना गिरे। ठीक है, तो इसके अलावा हमने पढ़ा था कि केमिकल कुछ स्प्रेज हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने साइक्लोहेक्सामाइड की बात की थी, ईथर की बात की थी और एब्साइज एसिड की बात की थी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में तकरीबन ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये बैन है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बताया था कि एथरल ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है। वो क्या करती है, उससे जो फ्रूट है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, और हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो नुकसान ये होता है कि वो जो स्टोरेज लाइफ ऑफ द फ्रूट है उसको कम कर देती है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें जो हैं इनको हम स्टडी कर रहे थे। थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद हमने जी ये स्प्रे वाले मेथड देख लिए थे कि हम केमिकल स्प्रे करते हैं, उसका नुकसान भी देख लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ हार्वेस्टिंग टिप्स थी कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, कि आप जो कंटेनर यूज़ कर रहे हैं हार्वेस्टिंग के लिए वो मीडियम साइज़ हों, क्लीन होने चाहिए। ठीक है, स्मूथ वेंटेड होने चाहिए, उसमें से जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, और यही चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये हमने देखा था कि कुछ स्टैकेबल प्लास्टिक क्रेट्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि जो अगर आप उसके लिए स्टैकेबल प्लास्टिक क्रेट्स यूज़ कर लेंगे तो उनमें इनिशियल कास्ट तो होगी लेकिन वो ड्यूरेबल होंगे। ठीक है, उसको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, इजीली उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब भी आपने उसको हार्वेस्ट करना है तो आपने क्या करना है, उस प्रोड्यूस को साफ़ करना है। ठीक है, उसमें से डस्ट को या डर्ट को रिमूव करना है। आपने जब भी हार्वेस्टिंग करनी हो यूज़ कॉटन ग्लव्स। ठीक है, और जो भी फिंगर नेल्स वगैरह या ज्वेलरी वगैरह ब्रेसलेट वगैरह इन चीज़ों को रिमूव करना है ताकि प्रॉपर हार्वेस्टिंग हो सके, उसमें कोई भी फिज़िकल हैज़र्ड जो है वो इंक्लूड ना हो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दिया जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। ठीक है, अब जो है जी इससे एक मिनट जी, कुछ लोगों को हम ऐड कर लें। हाँ जी, उसके बाद अगली हमने थोड़ी सी बात की थी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड।
ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगली हमने बात की थी। एक मिनट जी, ये ऐड हो गए फ़हीम अज़हर। अच्छा, हाँ जी, ये ऐड हो गए जी। उसके बाद थोड़ा सा हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, जब भी हम किसी भी चीज़ की हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, उसमें दो हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली बात ये कि या तो हमने उसको हार्वेस्ट करना है और हमारे पास मंडी जो है वो बड़ी करीब है, तो हम क्या करेंगे, हम एक मिनट यार, ये अपना ये माइक ऑफ हो गया। जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल हों, या तो हमने डायरेक्टली उसको फार्म से उस आउटलेट पे या रिटेल पॉइंट पे हमने ले जाना है। ठीक है, वो हमारे नज़दीक है तो हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत कहाँ पे होती है कि जहाँ पे हमने उसको किसी दूसरी जगह भेजना हो। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद उसकी प्रॉपर पैकेजिंग की, पैकेजिंग करने के बाद उसको रेल के थ्रू या रोड के थ्रू या फिर थ्रू एरोप्लेन उसको हमने भेज दिया। ठीक है, तो इन जगहों के ऊपर हमें स्पेशली केयर करनी पड़ती है कि जो भी एक तो प्रॉपर्ली वो पैक्ड हो, जो भी हमारे पास फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्ली पैक नहीं होंगे तो जैसे ही हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है, अगर रोड के थ्रू है, रोड ठीक नहीं है, तो उसमें फिजिकल इंजरी के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें दूसरा ख्याल रखना पड़ता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर हो। ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको पता है कि फ्रूट्स में रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन की वजह से उनकी क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो भी इनका माइक ऑफ कर लेंगे अपना, कौन है ये, इरसा शाहीन। तो इसके अलावा हम स्पेशली ख्याल रखते हैं कि जो इसकी फिजियोलॉजिकल फेज़ है, ठीक है, यानी हार्वेस्टिंग से लेके पहुंचने तक इसमें जितनी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वो इसकी फिजियोलॉजिकल फेज़ हैं। ठीक है, उसका हमें स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, उसकी फिजियोलॉजिकल फेज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल हैं उसकी फिजियोलॉजिकल फेज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्री कूलिंग। ठीक है, जब हमने उसको उसकी पैकेजिंग करनी होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल की, तो हम उसको पहले कूल करते हैं। ठीक है, उसकी प्री कूलिंग की अमाउंट का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा उसकी कूलिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है फ्रीजिंग इंजरी हो सकती है। ठीक है, फिर इसी तरह जो उसका पैकेजिंग मटेरियल है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका पैकेजिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर उससे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आप फ्रूट या वेजिटेबल आपका डैमेज हो सकता है। ठीक है, और जो बहुत ही इन सब में क्रिटिकल है वो उसका टेम्परेचर है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसकी अगर आपने स्टोरेज करनी है तो आप लो टेम्परेचर के ऊपर करते हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर भी आप उसकी -18 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी स्टोरेज करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर का ख्याल रखना जो है इसमें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें, अगर कोई भी आपके पास फ्रूट है या वेजिटेबल है, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी भी इंजरी आ गई। ठीक है, अब इंजरी तो उसमें आ गई है, अगर आपने उसको टेम्परेचर ऑप्टिमम दे दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर मींस के जो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपने उसकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको टेम्परेचर दे दिया है और साथ कोई फिजिकल इंजरी हो गई है, तो उसमें डिटीरियोरेशन बड़ी जल्दी हो जाएगी, उसमें स्पॉइलेज बड़ी जल्दी हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि बैक्टीरिया के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो टेम्परेचर है उसको हम कम से कम रख सकें। ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि 40% तक जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो सुपरमार्केट्स तक पहुंचने से पहले पहले जो है उनमें इतने 40% तक लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि उसमें प्रॉपर जो है रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे इम्प्रूव्ड रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट होगी तो वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस लॉस को कम कर देगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट और जो वाटर लॉस होते हैं ये भी, अगर हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो उससे रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा और वाटर लॉस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होने से जो आपके पास फ्रूट है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक तो उसमें अर्ली सॉफ्टनिंग हो जाएगी। ठीक है, कि उसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें श्रिवलिंग के चांसेस हैं। ठीक है, कि जो भी आपकी प्रोड्यूस है, फ्रूट है या वेजिटेबल है, वो श्रिवल हो जाएगी। और तीसरी जो चीज़ है कि अगर आप बहुत एक्सेसिव उसको लो टेम्परेचर दे रहे हैं और अब्रप्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे चिलिंग इंजरी के या फ्रीजिंग इंजरी के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आपको ख्याल रखना ज़रूरी होता है। 1 मिनट जी। ये हमने चीज़ें देखी जिनका हमें ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होता है। ये शहबाज इस्लाम पहले तो थे, फिर दोबारा। चलो, अच्छा, जो हमने अभी तक पढ़ा है जी इसको दोबारा देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने देखा है कि जी ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो उसमें हमने बात की है कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन आपके नज़दीक हो तो फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अगर आपने उसको दूर दराज किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको उसकी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो प्री कूलिंग है, पैकेजिंग मटेरियल है और टेम्परेचर है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये सारी जो फिजियोलॉजिकल फेज़ होती है उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसमें फिजिकल इंजरी की हमने बात की कि अगर टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम होगा एनिमल्स के ये माइक ऑफ करें जी अपना, जो भी है नया ऐड हुआ है शहबाज इस्लाम, मेरा ख्याल नया ऐड हुआ है। तो ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हम देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रमोट होगी तो उससे क्या होगा, जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो प्रॉपर टेम्परेचर ना होने की वजह से 40% तक जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हम इम्प्रूव्ड रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो वो रेस्पिरेशन रेट और वाटर लॉस को अफेक्ट करेगा। रेस्पिरेशन रेट और वाटर लॉस अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्वालिटी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो क्वालिटी में रिडक्शन होगी जिसकी वजह से अर्ली सॉफ्टनिंग होगी, श्रिवलिंग होगी। ठीक है, और अगर आप एक्सेसिव लो टेम्परेचर उसको दे देते हैं तो उससे क्या होगा, फ्रीजिंग इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इनिशियल क्वालिटी। ठीक है, इनिशियल क्वालिटी का मतलब है कि जो भी आपने प्रोड्यूस पैक की है, जो उसकी इब्तदाई क्वालिटी है वो थ्रू आउट द जो है ट्रांसपोर्ट वो सबको अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, जो आपने फ्रूट्स या वेजिटेबल लिए हैं, ठीक है, वो प्रॉपर एक तो मेच्योरिटी पे होने चाहिए।
ठीक है, और उसकी प्रॉपर जो है वो राइपनिंग की स्टेज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अ, जिस जिस हिसाब से आपने जो आपका फाइनल पर्पस होता है उस प्रोडक्ट का, कि आपने उसको रिटेलर को देना है, आपने उसको दूर दराज इलाकों में भेजना है, आपने उसका जो भी उसका इंटेंडेड यूज़ होगा उसके हिसाब से उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको सारी स्टेजेस पहले पढ़ाई थी कि किस किस स्टेज के ऊपर इनको हार्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर मेच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि उसकी प्रॉपर राइपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो और आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने डिस्टेंस पे इसकी जो है वो इसको लेके जाना है। ठीक है, तो इसलिए आप नॉर्मली अगर आपने दूर दराज इलाकों में चीज़ को बेचना हो तो आप स्लाइटली लेस मेच्योर फ्रूट्स को सिलेक्ट करते हैं या वेजिटेबल को सिलेक्ट करते हैं, ताकि हार्वेस्टिंग के दौरान क्या हो कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो राइपनिंग है वो कंप्लीट हो। तो जब आप वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो आपकी जो प्रोडक्ट हो वो फ्रेश पहुंचे। ठीक है, तो अगर वो पहले से राइप होगी तो फिर क्या होगा, जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके दौरान जो है अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर वो पहुंचने तक जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो सब का सारे का सारा खराब हो सकता है। ठीक है, ये पहली चीज़ है कि उसकी इनिशियल क्वालिटी। ठीक है, तो इनिशियल क्वालिटी में ये है कि जो भी आपकी फ्रूट या वेजिटेबल हो उसकी जो हार्वेस्टिंग के वक्त जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी प्रॉपर जो है वो हार्वेस्टिंग स्टेज होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी इंटेंडेड यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो करनी चाहिए। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। ठीक है, तो टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो कि क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन रेट और वाटर लॉस जो है ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इफेक्ट होती हैं विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से श्रिवलिंग हो जाती है, उसकी वजह से जो अर्ली सॉफ्टनिंग हो जाती है फ्रूट्स की। ठीक है, तो इसके अलावा ये रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, स्टार्च है, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये डेप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब वाटर रिमूव होगा फ्रूट्स या वेजिटेबल में से तो वो अपने साथ जो डिज़ोल्व कंपोनेंट्स होंगे उनको भी अपने साथ जो है वो साथ ले जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हाई टेम्परेचर है ये नुकसानदेह होता है कि कार्बोहाइड्रेट को भी साथ डेप्लीट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो रेस्पिरेशन रेट को भी अफेक्ट करता है। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को राइज करें, ठीक है, तो उससे जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो 2 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। 2 से 5 गुना जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो टेम्परेचर है, जो अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेस्पिरेशन रेट 2 to 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर राइज होगा तो रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी हाई होता जाएगा। ठीक है, जिस तरह आपके पास बेरीज हैं या स्ट्रॉबेरीज हैं या रेस्पबेरीज हैं, ठीक है, तो उसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर जो है वो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स इंक्रीज करते तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 1 डे रह जाती है, सिर्फ एक दिन रह जाता है अगर आप उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी तरह मशरूम्स हैं या पीज हैं, ठीक है, तो या ग्रीन अनियंस हैं, बीन्स हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखते हैं तो फिर भी उनकी जो स्टोरेज है वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो उसमें थोड़ी सी डिटीरियोरेशन हो सकती है। ठीक है, उसमें वेरिएशन हो सकती है, यानी पहले मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ज़ीरो से टेम्परेचर राइज करते जाएंगे उसकी रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये होता है कि अगर टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा कर दें तो फिर भी रेस्पिरेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। अब टेम्परेचर राइज होने से, बहुत ज़्यादा राइज होने से रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्रूट के अंदर जितना भी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है वो सारे का सारा हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। उसके अफेक्ट होने से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्लांट की जो है, फ्रूट या वेजिटेबल की डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसमें चेंजेस इतनी रैपिडली होती हैं कि वो उसके बाद जो है वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स होते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो रखी जाती हैं। ठीक है। हर फ्रूट की उसकी नेचर के हिसाब से कंडीशन जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक जनरल रूल ये है कि जितना टेम्परेचर लो होगा उतना ही ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बेहतर होगी। ठीक है। फॉर लॉन्ग स्टोरेज। अच्छा जी। अगर आपके पास आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्टोर करना है, आप कहते हैं कि आप उसको लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं, तो उसमें भी आपको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। इस पे भी हमने डिटेल में बात की थी कि इसमें चिलिंग इंजरी हो सकती है या फ्रीज डैमेज हो सकता है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। तो जो पेरिशेबल जो आपके पास हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसको इतना कूल रखें जितना आप रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ताकि उसमें जो है वो रेस्पिरेशन रेट कम हो और वो फ्रेश रह सके। ठीक है। इसी तरह जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल एरियाज़ के होते हैं तो उनमें चिलिंग इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो इसलिए उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा सरफेस फिटिंग, टिश्यू डार्कनिंग या ड्राइंग या ऑफ फ्लेवर या डिके उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप लो टेम्परेचर रखें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी डार्कनिंग, उसकी टिश्यू की डार्कनिंग भी हो सकती है, सरफेस फिटिंग भी हो सकती है, यानी उसके ऊपर जो है ना डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं। ठीक है। जिस तरह एप्पल के ऊपर भी बाज़ दफ़ा बन जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा उसको लो टेम्परेचर पे रखें। ऑफ फ्लेवर भी डेवलप हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो उसमें डिके के चांसेस भी जो हैं वो होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने उसको सेफ़ ज़ोन के अंदर रखना है, सेफ़ टेम्परेचर देना है ताकि ना उसकी रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो और ना ही उसमें फ़िज़िकल इंजरी हो। दो एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है। तो इसके दरमियान हमने उसको टेम्परेचर देना है। ठीक है। तो एक दूसरी चीज़ ये होती है कि हम फ्लक्चुएशन से भी हमने प्रिवेंट करना है। जो टेम्परेचर हमने देना है उसको कॉन्स्टेंटली देना है। अगर हम उसको हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस देंगे तो उससे भी जो आपकी प्रोडक्ट है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। आज दो हमने फैक्टर इसमें पढ़े, एक हमने टेम्परेचर पढ़ा और दूसरा इनिशियल क्वालिटी पढ़ा है। ठीक है। उससे पहले हमने डिस्कस किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है या हैंडलिंग होती है उसमें किन फैक्टर्स को हमने कंसीडर करना होता है। ठीक है। तो अब जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दे शाबाश। ये इनबॉक्स में जो है, इनबॉक्स के अंदर अपना जो रोल नंबर है वो जल्दी से टाइप कर दें क्योंकि हमारा टाइम जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है। हाँ जी। इसरा सलीम का अभी तक आई अटेंडेंस नशाबा शौकत की आ गई है, ज़ुबैर आमी की आ गई है, वजीहा फातिमा की आ गई है, काज़िम अली की आ गई है, फ़िज़ा की आ गई है, एमन असलम, अक्सा खलील, अमानुल्लाह साबर। ठीक है। नसीम रज़ा। अच्छा जी।
ये ज़ुबैर खलील आया जी, ज़ुबैर खलील। जी, मिर्ज़ा उमैर, मोमना अमजद, फ़ातिमतुन्निसा का भी आ गया जी। अबू तला, ये फ़ातिमतुन्निसा तो हैं मौजूद, आपने मुझे ऑप्शन लिख के भेज दिया। असरार हुसैन, ठीक है। जी, जी, शाबाश, जल्दी से अपनी अटेंडेंस जो है ना। इकरा मानो तक पहुँच गए। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। इकरा अमानत के बाद है जी शिवा। मुझे तकरीबन अटेंडेंस जो है वो हो गई है सबकी। अगर कोई क्वेश्चन हो शाबाश वो पूछें, और अपने पेपर की तैयारी जो है वो करते रहें, ठीक है। जी, मोहम्मद सिराज, आप क्यों ऐड हो रहे हैं? अब तो क्लास एंड होने वाली है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ये किसी ने कुछ पूछा है जी, इसरा सलीम का नाम नहीं पूछा। अगर आपकी अटेंडेंस हो गई है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आपका नाम आ गया, इसरा सलीम का आ गया, हुमा। यस सर, सर हमारे ऑलरेडी 6 एब्सेंट सेक्शन चेंज की वजह से कोई। असलम, अपना ये जो शहबाज असलम सब चाहिए। मैसेज कर दें जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। शहबाज असलम, अब तो कोई लेक्चर नहीं छोड़ना, मैंने फिर भी अपनी किया। हुमा इरफान, ये ना सीआर के साथ कांटेक्ट कर लिया करें, जिनका अटेंडेंस का इशू है ये स्पेशली मुझे बता दें, ठीक है। इंशाल्लाह अटेंडेंस के मामले में हर बंदे के साथ तावन किया जाएगा, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि किसी का जो है वो अटेंडेंस शॉर्टेज ना निकले, ठीक है। जिसका भी इशू है अपनी अटेंडेंस फ़ौरन देखें, ठीक है, मुझे जल्दी बता दें, ठीक है, ताकि मेरे जहन में हो ना कि ये बंदा जो है ना या बंदी इसकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो मैं उसका स्पेशली ख्याल रखूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे, एंड टाइम पे बताएंगे, तो फिर तब मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। शहबाज इस्लाम, हाँ जी, आप तो ऐड हैं जी, शहबाज इस्लाम का इशू नहीं है। ये मोहम्मद सिराज है, कोई अभी तक ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कहें कि इंशाल्लाह के टाइम से जो है ना वो अटेंड किया करें, ठीक है जी। अपना स्पेशल ख्याल रखें और अपने पेपर्स की तैयारी अच्छी तरह करते रहें, ठीक है। आपको पता है कि एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त या सितंबर में यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हो जाना, तो हो सकता है कि आपके पेपर उधर ही हों, ठीक है। लेकिन अपनी तैयारी ज़रूर रखें, जितना भी कोर्स है उसको अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।